हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम कहानी के बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि द गर्ल इन रूम 105 की इस मिस्ट्री में अब हम ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां सच और झूठ के बीच की लकीर धुंधली पड़ती जा रही है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे केशव जरा जरा के सुरागों को जोड़कर जारा के कातिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इन पार्ट 29 की शुरुआत होते ही माहौल बदल जाता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि जारा को किसने मारा, बल्कि सवाल ये भी है कि क्या केशव जिस रास्ते पर चल रहा है वो उसे इंसाफ की तरफ ले जाएगा या किसी बड़ी मुसीबत की तरफ। केशव के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। रूम नंबर 105 की वो यादें, वो खामोशी और जारा का वो चेहरा उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने दे रहे थे। उसे लगा था कि पुलिस की तफ्तीश सब साफ कर देगी, लेकिन यहाँ पर तो हर कदम पर एक नया चेहरा, एक नया शख्स सामने खड़ा था। उसे महसूस होने लगता है कि इस केस में जो दिख रहा है असलियत उससे कोसों दूर है। क्या जारा के करीबी ही उसका भला नहीं चाहते थे, या फिर कोई ऐसा अजनबी है जिसने इस पूरी साजिश को इतने शातिर तरीके से बुना है कि पुलिस भी नाकाम हो रही है। आज का ये पार्ट बहुत कुछ बदलने वाला है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट 30 का ये सफर। दिल थाम लीजिए, क्योंकि सच्चाई उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें लग रही है। रघु की कहानी, रघु की जुबानी, उसी की जुबानी। मैं जानता हूं कि आज मैं यहाँ पर जो कुछ भी कहूंगा आप लोग मुझे एक बुरे आदमी की तरह ही जज करेंगे। मैं इस कहानी का विलन हूं और आप लोग यह बात जान भी चुके हैं। मैं आप लोगों से हमदर्दी की उम्मीद नहीं करता। आखिरकार मैंने ही जारा को मारा था। मैं एक वेजिटेरियन तमिल ब्राह्मण लड़का जिसको सभी भोंदू कहकर बुलाते थे, उसने एक इंसान का खून कर दिया। और ना केवल मैंने खून किया, बल्कि मैं लगभग सभी की नजरों से बच भी निकला। जब आसपास इतने सारे मुस्लिम शक के दायरे में हो, तो भला एक तमिल ब्राह्मण पर कोई कैसे शक करता। कभी कभी हम दूसरों की धारणाओं का भी अपने पक्ष में अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने नंगे हाथों से उसकी जान ली। मुझे आज भी वो रात याद है। वो सो चुकी थी। किसी सोते हुए इंसान को जान से मारना ज्यादा सरल होता है। आपको उसकी ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की शुरुआत करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती, और सोते हुए आदमी को 30 सेकंड तक कुछ पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। इसके बाद वो शख्स नींद से जागता है और हालात को समझते ही घबरा जाता है। इससे उनकी हालत और खराब हो जाती है। घबराहट मतलब अपने हाथ पैर इधर उधर फेंकना, जिससे वो अपनी बची खुची एनर्जी और ऑक्सीजन को बर्बाद ही करते हैं। जारा भी घबरा गई थी। उसने अपने नाजुक से शरीर से खुद को मेरी गिरफ्त से छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे दाएं हाथ ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ा हुआ था। ऑक्सीजन के बिना उसके फेफड़े धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। जब भी उसने मुझे किक मारने की कोशिश की, मैंने उसकी गर्दन को और जोर से दबा दिया। उसने मेरे बाएं हाथ पर चोट करने की भी कोशिश की, जिसमें फ्रैक्चर था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने घड़ी देखी, 1 मिनट और 10 सेकंड बीत चुके थे। जब आप मौज मजा कर रहे होते हैं तो समय मानो उड़ने लगता है, लेकिन जब आप किसी का गला दबाकर उसे मार रहे होते हैं तो एक एक पल मुश्किल से कटता है। मैंने इंटरनेट पर कई लेख पढ़कर यह सब सीखा कि इसे कैसे किया जाता है। कहते हैं इस तरीके से किसी इंसान को मारने में 7 मिनट तक लग सकते हैं। 7 मिनट यानी 420 सेकेंड्स।
ओके, इतना हिलो मत ज़ारा, मुझे डर लग रहा है। मुझे याद है मैंने उससे यही कहा था। उसे अपनी एनर्जी का ठीक उपयोग करना चाहिए था। मुझसे स्ट्रगल करने के बजाय उसे अपनी गर्दन की मांसपेशियों को कड़ा कर लेना चाहिए था, ताकि उसके सांस की नली और गले की नस को पूरी तरह से जाम नहीं किया जा सके। लेकिन जाहिर है उसे यह सब मालूम नहीं था। मेरी प्यारी ज़ारा दिखने में मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत भले ही हो, लेकिन वो मेरे बराबर स्मार्ट नहीं थी। मैं एक अंतर्मुखी इंसान हूँ। मैं भले ही खुलकर ना बोलूं, लेकिन मैं अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें महसूस कर सकता हूँ और खुद से बातें कर सकता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ज़ारा तड़प कर मर रही थी, तब उन आखिरी लम्हों में मैं मन ही मन उससे बातें कर रहा था। मैं कह रहा था, सॉरी ज़ारा, मैं तुम्हारे लिए केक लेकर नहीं आ सका। मैं इतना सब अपने साथ नहीं ला सकता था। तुम्हारे रूम में आने के लिए मुझे उस कमबख्त पेड़ पर चढ़ना पड़ा। तुम और तुम्हारे एक्स को ऐसी वन मानुष जैसी हरकतें रोमांटिक लग सकती होंगी, लेकिन मेरी नज़र में ये बेवकूफ़ी है। लेकिन देखो, इसके बावजूद मैंने यह किया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें महसूस हो कि मैं किसी भी रूप में कम मर्द हूँ। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मेरी अपनी एक कंपनी है जिसमें 100 लोग काम करते हैं, कि मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जो दुनिया का कोई भी दूसरा इंसान नहीं दे सकता। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक स्टेक दे सकता हूँ। अभी तक मैं एक आदमी नहीं था, केवल एक डरपोक भोंदू था। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ। नॉट बैड फॉर अ भोंदू, है ना? मैं इसी के लिए पिछले 1 महीने से बाइसेप्स और ट्राइसेप बना रहा था। मुझे एक हाथ से पेड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ी। शायद इसीलिए अभी मेरी ग्रिप इतनी मजबूत बनी हुई है। तुम भी अब ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर रही हो। तुम्हारे फेफड़े इस बात को समझ गए हैं कि वे चाहे जितनी कोशिश कर ले, उन्हें अब ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली। पानी से बाहर निकाली गई मछली की तरह तुम्हारा शरीर कुछ एक मर्तबा सिहरता और कांपता है, और उसके बाद तुम ठंडी पड़ जाती हो। तुम्हें मछलियां खाना पसंद है ना ज़ारा? और दूसरे जानवर भी? मरने से पहले वो भी ऐसा ही महसूस करते हैं। इसीलिए मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। तुम तो जानती ही हो कि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। मुझे तो बहस करने से ही ऐतराज है। खून खराबा तो दूर की बात है। तुम्हें याद है कैसे केशव कॉल करता था और मुझे उकसाने की कोशिश करता था? लेकिन मैंने आवेश में आकर कुछ भी कर गुजरने वाला इंसान नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा दिमाग जलन और गुस्से से भरा हुआ है। गुस्से में आकर कुछ कर बैठना मूर्खों का काम है, और मैं रघु वेंकटेश मूर्ख नहीं हूँ। मैं बदसूरत हो सकता हूँ, पढ़ाकू चश्मिश हो सकता हूँ, काला कलूटा हो सकता हूँ। मैं मेरे जैसे ही बदसूरत और भोंदू बच्चों का बाप बन सकता हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हो सकता। मैंने इसके लिए कई हफ्तों तक रिसर्च और प्लानिंग की है। मेरा प्लान ये है कि पुलिस या जो भी बेवकूफ तुम्हारे कातिल को खोजने की कोशिश करेगा, वो गोल गोल चक्कर में ही घूमता रहेगा। ओह, और मैं जानता हूं कि ऐसा सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, जो इस केस को सुलझाने को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाएगा और फ्रस्ट्रेशन में ही मर जाएगा। ज़ारा, इसके लिए तुमको मुझ पर नाज होना चाहिए। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हें नहीं मारूं और उल्टे अपने बेहतरीन प्लान के बारे में विस्तार से बताऊं। मैं तुम्हें अपनी इंटेलिजेंस से इम्प्रेस करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहता हूँ। चलो, अब 2 मिनट और बचे हैं। तुमने अब हिलना बंद कर दिया है, यानी एक अच्छा संकेत है। जाहिर है तुम अभी मरी नहीं होगी, केवल बेहोश हो गई होगी। मुझे नहीं मालूम पहले क्या कारगर साबित हुआ। मैं तुम्हारे गले की नस दबा रहा हूँ, जो तुम्हारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई रोक देगा। साथ ही मैं तुम्हारी सांस लेने की नली भी दबा रहा हूँ, ताकि तुम्हारे फेफड़ों तक ऑक्सीजन ना पहुंच पाए। या शायद
यहाँ ये दोनों चीजें ही एक साथ काम कर रही हैं। वैसे मैंने कभी बायोलॉजी में दिलचस्पी नहीं ली और हमेशा से टेक्निक ही मेरा प्रिय विषय रहा। अब केवल 1 मिनट बचा है। आज रात आज रात इंटीमेट होना चाहती थी। मैंने ही मना कर दिया। अलबत्ता मैं यह आखिरी बार जरूर करना चाहता था। तुम मेरी ना से हैरान रह गई थी। देखो, मेरे पास समय नहीं है और ना ही मैं अपने पीछे कोई निशान छोड़ देना चाहता था। बाय द वे, मैं तुमसे कभी यह सवाल पूछ नहीं पाया कि मैं उसकी तुलना में कैसा था। मैं उसके जैसा गबरू जवान तो नहीं, ना मेरे पास 6 पैक है, ना 6 फीट की बॉडी। पता नहीं मैं अभी इस बारे में क्या सोच रहा हूँ। ओके, 7 मिनट पूरे हो गए। बाय ज़ारा। मुझे याद है मैंने कैसे अपनी ग्रिप ढीली की थी। उसके गले पर लाल रंग के गहरे निशान बन गए थे। मैंने उसकी लाश को बेड के बीच में रख दिया और टेबल लैंप जला दिया। मैं उसके रूम में 1:50 पर आया था। मैंने समय देखा, अभी 2:45 हो रहे थे। मैंने जो कर दिया था उसके लिए मैंने अपने आप को मुबारकबाद दी। मैंने उससे बातें की थी, फिर सो जाने का दिखावा किया था और उसके बाद उसे जान से मार डाला। और यह सब 1 घंटे से भी कम समय में। मैं ना केवल स्मार्ट हूं, मैं सुपर एफिशिएंट भी हूं। मैंने जो हिसाब लगाया था उसके मुताबिक मुझे 3:30 पर यहां से चले जाना था। लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ और चीजें करनी थी। सबसे पहले मैंने ज़ारा का आईफोन उठाया और टच आईडी पर उसका अंगूठा लगाया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी लग रही थी। फोन एक बार में ही खुल गया। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को मैसेज किया जिसके बारे में मुझे मालूम था कि वो पालतू कुत्ते की तरह फौरन जवाब देगा। मैं केशव राज पुरोहित के साथ चैट करने लगा। उसने अपनी डीपी में अपने मोटू दोस्त के साथ एक फोटो लगा रखी थी। मैंने उसे मैसेज भेजा, तो अब तुम मुझे विश भी नहीं करते? उसने जवाब नहीं दिया, तो मैंने एक और मैसेज भेजा, इट्स माई बर्थडे, आई होप तुम्हें याद होगा। मैं केशव के रिप्लाई का वेट करने लगा। इस दौरान मैंने बेड को जमा दिया। मैंने ज़ारा को खिसकाते हुए उसकी बेडशीट भी बदल दी। उसकी अलमारी में हमेशा फ्रेश बेडशीट रखी होती थी। मैंने पुरानी बेडशीट को फोल्ड करके अपने बैकपैक में डाल दिया। मैंने फिर फोन चेक किया। अब मेरे मैसेजेस के सामने ब्लू टिक्स थी और केशव ऑनलाइन था। मुझे पता था, मुझे अच्छी तरह मालूम था कि यह आशिक ज़ारा के बर्थडे वाली रात को सोएगा नहीं। मैंने उसे मैसेजेस भेजता चला गया। मैं बस सरप्राइज थी कि तुमने मुझे विश नहीं किया। एनीवे, पता नहीं मैं आज क्यों तुम्हारे बारे में सोच रही थी। आई गेस तुम बिजी हो। उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने समय देखा, मुझे 20 मिनट बाद निकलना था, इसलिए मैंने कुछ और मैसेज भेज दिए। आर यू देयर? आई मिस यू। 1 मिनट बाद मैंने देखा कि केशव कुछ टाइप कर रहा है। वाह रियली, उसने जवाब दिया। बहुत अच्छे। तो मछली कांटे में फंस रही है, मैंने खुद से कहा। और 10 मिनट बाद वो ज़ारा को विश करने उसके रूम पर आ रहा था। अब चूंकि पालतू कुत्ता यही आ रहा था, इसलिए यहां से निकल जाने का यही ठीक समय था। मैंने ज़ारा का फोन उठाया और उसे स्विच ऑफ कर दिया। मैंने उसे फिर स्विच ऑन किया तो इस बार उसने पासपोर्ट मांगा। अब कोई भी उसके अंगूठे का इस्तेमाल करके उसका फोन नहीं खोल सकता था। मैंने उसे फिर से चार्ज पर लगा दिया। मैंने सैनिटाइजर और टिश्यू से वहां पर मेरे होने के तमाम निशान मिटा दिए और इस्तेमाल किए गए टिश्यूज को अपने बैकपैक में डाल दिया। अब मैंने खिड़की खोली। दिल्ली की ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ। मैंने समय देखा, 3:04 हो रहे थे। मैं जेम्स बॉन्ड हूं, मैंने खुद से कहा, और आम के पेड़ की डाल पकड़कर वहां से बाहर निकल गया। मैं आउटर रिंग रोड पर चला आया।
मैं इतना बेवकूफ नहीं था कि कोई उबर टैक्सी लेता और अपने पीछे कोई सुराग छोड़ जाता। मैं ऑटो का इंतजार करता हुआ अपनी हथेलियों को रगड़ता रहा। 10 मिनट बाद ऑटो मिल गया। एयरपोर्ट, मैंने कहा। अभी हम पैसेंजर्स नहीं ले रहे, घर जा रहे हैं, उसने कहा। मैंने 2,000 रुपए के 5 पर्पल नोट निकाले और ऑटो वाले को दिखाते हुए कहा, अब क्या ख्याल है? बैठ जाइए, घर जाकर भी क्या करूंगा मैं, उसने कहा। प्यार, पागलपन और फिर ये मंजर। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आगे के सभी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।